एक आलीशान शादी की महफिल, रोशनी से जगमगाता हॉल और खिलखिलाती हुई खूबसूरत सान्या। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक शिकारी की नजरें उसका पीछा कर रही थी। वो शिकारी जो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना शौहर आर्यन था। जब नफरत की आग में जलते हुए आर्यन ने भरी महफिल में सान्या की कलाई पकड़ी तो सान्या का हाथ उठा और आर्यन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा गूंज उठा। शहर के सबसे आलीशान होटल का बैंक्वेट हॉल रोशनी से नहाया हुआ था। फूलों की महक और इत्र की खुशबू हवा में घुली हुई थी, लेकिन आर्यन के लिए वहां की हवा भारी हो रही थी। काले रंग के फिडेड टैक्सीडो में उसका लंबा कद और उसकी भूरी आंखों में तैरती गंभीरता उसे भीड़ से जुदा बना रही थी। उसने घड़ी देखी। रात के 9 बज रहे थे। वह यहाँ केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर के निकाह की खुशी में आया था, वरना आर्यन की दुनिया तो फाइलों, बिजनेस डील्स और एक गहरे सन्नाटे के बीच सिमट चुकी थी। बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। आर्यन ने बुदबुदाते हुए अपना गिलास मेज पर पटका। वह मुड़कर समीर को ढूंढने लगा ताकि उससे विदाई ले सके, लेकिन तभी उसकी नजरें एक जगह ठहर गई। हॉल के दूसरे कोने में लाल सुर्ख रेशमी साड़ी में लिपटी एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ ठहाके लगा रही थी। जैसे ही उस लड़की ने अपना चेहरा घुमाया, आर्यन के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। वह सान्या थी, वही सान्या जिसे उसने 6 महीने पहले अपनी जिंदगी से बेदखल कर देने का दावा किया था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही डिम्पल जो हंसते वक्त उसके गालों पर पड़ता था। लाल लाल साड़ी उसके गोरे रंग पर कहर ढा रही थी। सान्या ने बालों को खुला छोड़ा था और कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आर्यन का सारा गुस्सा पल भर में जलन में बदल गया। उसने देखा कि हॉल में मौजूद कई नौजवानों की निगाहें सान्या पर टिकी थी। यह बात आर्यन को बर्दाश्त नहीं हुई। उसके दिमाग में खून दौड़ने लगा। यह यहाँ क्या कर रही है, और वह भी इतनी सज धज कर? क्या उसे हमारी अधूरी शादी का जरा भी गम नहीं? सान्या अपनी ही बातों में मगन हंसती हुई आर्यन की दिशा में बढ़ रही थी। उसने अभी तक आर्यन को नहीं देखा था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका गुपचुप तरीके से वहां से चले जाने का इरादा अब बदल चुका था। अब वह भागना नहीं बल्कि सामना करना चाहता था। जैसे ही सान्या उसके पास से गुजरी, आर्यन ने ठंडे लेकिन रौबदार लहजे में उसका नाम पुकारा, सान्या। वह आवाज सुनते ही सान्या के कदम वहीं जम गए। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और आंखों में एक अनजाना खौफ और हैरानी तैरने लगी। उसने धीरे से सिर उठाकर आर्यन की उन दहकती हुई भूरी आंखों में झांका। पूरे हॉल का संगीत जैसे आर्यन के लिए बैकग्राउंड शोर बन गया और उन दोनों के बीच एक खतरनाक और रोमांचक सन्नाटा छा गया। हॉल के बीचों बीच वक्त जैसे ठहर गया था। सान्या की आंखों में हैरानी थी तो आर्यन की नजरों में एक अजीब सी तड़प और गुस्सा। सान्या ने खुद को संभालने की कोशिश की और अपनी सहेलियों से नजरें चुराकर आर्यन की ओर देखा। आप यहाँ? सान्या की आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छुपाया था। आर्यन एक कदम और करीब आया। उसके इत्र की तेज खुशबू सान्या के नथुनों से टकराई, जो उसे उस बीते हुए वक्त की याद दिला गई जब सब कुछ ठीक था। आर्यन ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसने कोई भारी मेकअप नहीं किया था, फिर भी वह गजब ढा रही थी। वही सादगी जिसने कभी आर्यन का दिल जीता था, आज उसे आग लगा रही थी। आज मेरे दोस्त समीर का निकाह है।
आर्यन ने अपने लहजे को सख्त करते हुए कहा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सवाल यह है कि तुम यहाँ इस हाल में क्या कर रही हो। यह चमक धमक, यह लाल साड़ी, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि दुनिया क्या कहेगी? सानिया ने अपनी पलकें झपकाई और अपनी गर्दन अकड़ाते हुए जवाब दिया। दुनिया क्या कहेगी यह सोचना अब मेरा काम नहीं है आर्यन। और वैसे भी अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी ही तो हैं। फिर मेरे पहनावे से आपको क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर आर्यन का हाथ अनजाने ही उसकी साड़ी के पल्लों की तरफ बढ़ा, पर उसने खुद को रोक लिया। अजनबी? निकाह के कागजों पर अभी भी मेरे दस्तखत हैं सानिया, भूल गई क्या? सानिया की आंखों में आंसू तैरने लगे, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसे वह दिन याद आ गया जब विदाई से ठीक पहले उसके पिता मिस्टर खन्ना ने आर्यन के सामने वह अदला बदली वाली घटिया शर्त रखी थी। आर्यन ने उस दिन अपने परिवार और अपनी 14 साल की मासूम बहन की इज्जत के लिए सानिया का हाथ छोड़ दिया था। रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जब आपने मुझे मेरे पिता के घर छोड़ दिया था। सानिया ने धीमी पर कड़वी आवाज में कहा। आप अपनी मंगेतर के साथ सगाई की खुशियां मनाइए आर्यन, मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। आर्यन के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान आई। उसे सानिया की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे सानिया जानबूझकर उसे उकसा रही है। उसने देखा कि हॉल में लोग उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। आर्यन को अपनी बीवी का इस तरह सरेआम प्रदर्शन और किसी अजनबी की तरह बात करना उसके ईगो को चोट पहुंचा रहा था। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सानिया खन्ना। आर्यन ने उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। अभी तो जंग शुरू हुई है। तुमने जो थप्पड़ मुझे उस दिन मारा था उसकी गूंज अभी तक मेरे कानों में है। सानिया वहां से निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन आर्यन ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बन रही थी। वह उसे इतनी आसानी से अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। माहौल में एक अजीब सा तनाव और रोमांच भर गया था, जैसे किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी हो। बैंक्वेट हॉल का संगीत अब सानिया को शोर की तरह लग रहा था। आर्यन की नजदीकी और उसकी कड़वी बातें उसे अंदर तक झकझोर रही थी। आर्यन ने जिस दबंगई से उसका रास्ता रोका था, उससे सानिया का सब्र जवाब दे गया। रास्ता छोड़िए मेरा आर्यन, लोग देख रहे हैं, सानिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन आर्यन पर जैसे कोई जुनून सवार था। वह सानिया के और करीब आया, इतना करीब कि सानिया उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। देखने दो इन लोगों को, इन्हें भी तो पता चले कि मिस्टर खन्ना की लाडली बेटी, जो खुद को बहुत पाक साफ समझती है, अपने शौहर को अजनबी कह रही है। सानिया ने नफरत से उसकी तरफ देखा। शौहर? जो इंसान मुसीबत में हाथ छोड़ दे उसे शौहर नहीं कायर कहते हैं। अब मेरा हाथ छोड़िए, वरना क्या? आर्यन ने चुनौती देते हुए सानिया की कलाई को और कसकर दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सानिया के गोरे हाथ पर उंगलियों के लाल निशान उभरने लगे। हॉल में मौजूद मेहमानों की सुगबुगाहट बढ़ने लगी थी। सानिया की सहेलियां घबरा कर दूर खड़ी थी। सानिया को लगा कि अगर वह आज चुप रही तो आर्यन उसका आत्मसम्मान कुचल देगा। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और अपना दूसरा हाथ हवा में लहराया। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज ने हॉल के संगीत को जैसे मात दे दी। आर्यन का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी भूरी आंखों में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर
वह सन्नाटा खौफनाक गुस्से में बदल गया। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ अपने गाल पर फेरा, जहां सान्या की उंगलियों की जलन अभी भी बाकी थी। यह तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सान्या। आर्यन की आवाज अब धीमी थी, लेकिन उसमें मौत जैसी खामोशी थी। सान्या हाँफ रही थी, उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। यह आपके अहंकार का जवाब था। अब दोबारा मुझे छूने की हिम्मत मत करना। वह मुड़कर तेजी से बाहर की तरफ भागी, लेकिन वह भूल गई थी कि वह आर्यन से मुकाबला कर रही थी, वह शख्स जो हारना नहीं जानता था। आर्यन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने लंबे डग भरते हुए सानिया को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। इससे पहले कि सानिया कुछ समझ पाती, आर्यन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए पार्किंग एरिया की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है, सानिया चिल्लाई। लेकिन आर्यन का रुतबा ऐसा था कि किसी को आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। आर्यन ने उसे अपनी काली एसयूवी के पास ले जाकर पटका और चिल्लाकर बोला, आज रात तुम्हें समझ आएगा कि आर्यन से टकराने की कीमत क्या होती है। गाड़ी के टायर सड़क पर चीखते हुए मुड़े और आर्यन ने पूरी रफ्तार से एसयूवी को अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। सानिया अंदर बुरी तरह छटपटा रही थी। उसने दरवाजे के लॉक को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। आर्यन ने चाइल्ड लॉक पहले ही लगा दिया था। पागल हो गए हो क्या तुम? यह किडनैपिंग है आर्यन। मेरे पापा तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, सानिया ने गले के पूरे जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों से अब डर के आंसू बहने लगे थे। आर्यन ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से सैड बोर्ड पर जोर से मुक्का मारा। चुप हो जाओ, तुम्हारे पापा का नाम दोबारा मत लेना। उन्होंने जो खेल खेला था उसकी सजा आज तुम भुगतोगी। किडनैपिंग? अपनी बीवी को साथ ले जाना किडनैपिंग नहीं, हक कहलाता है सान्या। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सूनी सड़क को चीर रही थी। सान्या ने मुड़कर आर्यन के चेहरे को देखा, जो सैड बोर्ड की नीली रोशनी में किसी पत्थर की मूर्ति जैसा सख्त लग रहा था। वह वही आर्यन था जिसने कभी सान्या की एक सिसकी पर पूरी दुनिया सिर पर उठा ली थी, लेकिन आज उसी की आंखों में सान्या के लिए कोई रहम नहीं था। हक की बात मत करो आर्यन, तुमने खुद कहा था कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, फिर आज यह जबरदस्ती क्यों? सारियन की आवाज अब सिसकियों में बदल चुकी थी। आर्यन ने अचानक गाड़ी को एक सुनसान झील के किनारे जोरदार ब्रेक मारकर रोका। सान्या का सिर सैड बोर्ड से टकराते टकराते बचा। आर्यन उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। रिश्ता कागजों पर खत्म होता है सान्या, जज्बातों में नहीं। तुमने उस दिन मेरा साथ क्यों नहीं दिया? क्यों अपने उस लालची भाई और बाप के पीछे खड़ी हो गई? आर्यन की आवाज में दर्द और नफरत का अनोखा मेल था। सान्या ने अपनी भीगी आंखें उठाई। क्योंकि मैं एक बेटी थी आर्यन, मैं अपने बाप की इज्जत को नीलाम होते नहीं देख सकती थी। और मेरी इज्जत? उस महफिल में तुमने जो थप्पड़ मारा उसका क्या? आर्यन ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों के बीच भींच लिया। सानिया को दर्द हुआ, लेकिन उसने आंखें नहीं हटाई। आर्यन ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। उसकी मंजिल उसका अपना वह पुराना फार्म हाउस था, जहां शहर का कोई कानून नहीं पहुंच सकता था। सान्या को समझ आ गया था कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। खिड़की के बाहर गिरती बारिश की बूंदों ने इस खौफनाक रात को और भी रहस्यमयी बना दिया था। अंधेरी रात, घनघोर बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच आर्यन की गाड़ी एक पुराने सुनसान फार्म हाउस के सामने जाकर रुकी। यह वही जगह थी
जहां कभी आर्यन और सानिया ने अपनी शादी के बाद के सुनहरे सपने बुने थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा और करवाहट पसरी थी। आर्यन ने गाड़ी का इंजन बंद किया और सानिया की ओर मुड़ा। सानिया डर के मारे सीट से चिपकी हुई थी। आर्यन बिना कुछ कहे दरवाजा खोला, बाहर निकला और घूमकर सानिया की तरफ का दरवाजा झटके से खोल दिया। उतरो, आर्यन की आवाज में हुक्म था। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाने दो आर्यन, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। सानिया ने सीट बेल्ट को कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने एक ठंडी आह भरी और झुककर सानिया को अपनी गोदी में उठा लिया। सानिया ने उसके सीने पर हाथ मारे, विरोध किया, लेकिन आर्यन की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। वह उसे लेकर फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ और सीधे उस बड़े से बेडरूम में ले गया जिसे कभी बहुत प्यार से सजाया गया था। उसने सानिया को बिस्तर पर छोड़ दिया और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। सानिया घबराकर उठ खड़ी हुई। तुम यह क्या कर रहे हो आर्यन? दरवाजा क्यों बंद किया? आर्यन ने अपनी गीली शर्ट के ऊपर के बटन खोले और एक मेज के सहारे टिक कर खड़ा हो गया। आज कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने सानिया, न तुम्हारे वो धोखेबाज पिता और न ही तुम्हारा वो अहंकारी भाई। कमरे की हल्की रोशनी में सानिया ने देखा कि आर्यन की आंखों में आज वह पुराना प्यार नहीं बल्कि एक गहरी चोट थी। वह सानिया के करीब आया और उसके कानों के पास मौजूद उन झुमकों को छुआ जिन्हें सानिया ने शादी के फंक्शन के लिए पहना था। याद है सानिया, इसी कमरे में हमने वादा किया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विदाई वाले दिन जब तुम्हारे भाई ने मेरी 14 साल की बहन का हाथ मांगा और तुम्हारे बाप ने उसे सौदे की तरह इस्तेमाल किया, तब तुमने चुप्पी साध ली थी। क्यों? आर्यन की आवाज अब चीख में बदल गई। सानिया के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करती आर्यन? एक तरफ मेरा शौहर था और दूसरी तरफ मेरा बाप। मेरे भाई ने बंदूक तान दी थी। अगर मैं तुम्हारे साथ चली आती तो मेरे पिता खुद को गोली मार लेते। क्या तुम चाहते थे कि मैं अपनी खुशियां अपने बाप के जनाजे पर बनाऊं? आर्यन का हाथ सानिया के गाल पर ठहरा जहां आंसू बह रहे थे। उसकी नफरत और प्यार के बीच एक जंग छिड़ गई थी। उसने सानिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। तो तुमने मुझे चुनना जरूरी नहीं समझा। तुमने उस रिश्ते को तरजीह दी जो सिर्फ मतलब पर टिका था। आर्यन का लहजा अब धीमा और दर्दनाक था। आज रात तुम कहीं नहीं जाओगी। आज रात तुम्हें यह एहसास होगा कि जिस इंसान को तुमने छोड़ा था वह मरा नहीं है। वह अब भी तुम्हारा शौहर है और तुम्हें हासिल करना जानता है। सानिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा तो था, पर उस गुस्से के पीछे एक अधूरापन भी था। उसने आर्यन के हाथों को हटाने की कोशिश नहीं की। बाहर बारिश की आवाज और अंदर उन दोनों की सांसों की गर्मी ने माहौल को बेहद भारी और रोमांचक बना दिया था। आर्यन ने अलमारी से एक जोड़ा निकाला और सान्या की तरफ फेंका। यह साड़ी उतारो और ये कपड़े पहनो। मुझे इस साड़ी में तुम्हारे भाई और बाप की साजिश नजर आती है। बदलो इसे। सानिया ने कांपते हाथों से उन कपड़ों को पकड़ा। उसे एहसास हो गया था कि आर्यन उसे फिजिकली चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वह उसकी रूह को वापस पाना चाहता था। लेकिन क्या यह मुमकिन था? फार्म हाउस के उस बंद कमरे में सानिया ने आर्यन का दिया हुआ वह सादा लिबास पहन लिया था। लाल साड़ी और भारी गहने अब एक तरफ पड़े थे, जैसे उसकी पिछली जिंदगी के अवशेष हो।
आर्यन खिड़की के पास खड़ा बाहर बरसती आग और पानी के खेल को देख रहा था। कमरे में एक भारी सन्नाटा था जिसे सिर्फ सानिया की धीमी सिसकियों ने तोड़ा। खाना खा लो, आर्यन ने बिना मुड़े कहा। मेज पर सैंडविच और कॉफी रखी थी जो उसने खुद तैयार की थी। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस यहाँ से जाना है, सानिया ने बेबसी से कहा। आर्यन उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जाना? कहाँ? उस घर में जहाँ तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सानिया, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी फिक्र है? इससे पहले कि सानिया जवाब देती, फार्म हाउस के भारी लोहे के गेट पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज आई। सानिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। पापा आ गए, आ गए। आर्यन, प्लीज दरवाजा खोलो, वो तुम्हें मार डालेंगे। आर्यन के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने अपनी कमर से बंधी गन निकाली और उसे चेक किया। इतनी जल्दी? मुझे लगा था तुम्हारे भाई को मेरी लोकेशन ढूंढने में कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। बाहर से सानिया के भाई जुबेर की दहाड़ सुनाई दी। आर्यन, बाहर निकल कुत्ते, मेरी बहन को छोड़ दे वरना इस घर को कब्रिस्तान बना दूंगा। आर्यन ने सानिया का हाथ पकड़ा और उसे कोने में सोफे पर बिठा दिया। यहीं बैठना, हिलना मत। आर्यन नीचे लाउंज में उतरा और झटके से मुख्य दरवाजा खोल दिया। सामने जुबेर अपने 5 हथियारबंद गार्ड्स के साथ खड़ा था। बारिश में भीगा हुआ जुबेर गुस्से से पागल हो रहा था। कहाँ है मेरी बहन? जुबेर ने आर्यन के सीने पर बंदूक तान दी। आर्यन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने जुबेर को और भड़का दिया। वह अपने घर में है जुबेर। अपनी बीवी को अपने घर लाना कब से जुर्म हो गया? निकाह टूट चुका है हमारा। ऊपर सीढ़ियों से सानिया चिल्लाई। वह आर्यन की बात अनसुनी कर नीचे भाग आई थी। जुबेर ने सानिया को देखा और चिल्लाया, सानिया इधर आ, आज इस आर्यन का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तभी आर्यन ने एक ऐसा सच उगला जिसने सानिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। जुबेर, अपनी बहन को सच क्यों नहीं बता देते? क्यों नहीं बताते कि तुमने सानिया की शादी मुझसे सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि मेरे पिता के बिजनेस शेयर हड़प सको, और जब वो नाकाम रहे तो तुमने विदाई रुकवा दी। सानिया ठहर गई। उसने अपने भाई की तरफ देखा जिसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। यह क्या कह रहा है भाई? झूठ बोल रहा है यह, जुबेर चिल्लाया और ट्रिगर पर उंगली दबाई। गोली चली लेकिन वह आर्यन को नहीं लगी। आर्यन ने फुर्ती से जुबेर का हाथ ऊपर कर दिया था। दोनों के बीच गुत्थम गुत्थाई शुरू हो गई। बारिश और कीचड़ में 2 दुश्मन एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू थे। सानिया चीख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका साथ दे, उस भाई का जिसने उसे धोखा दिया या उस शौहर का जो उसे जबरदस्ती यहाँ लाया था। अचानक एक और गाड़ी की लाइटें फार्म हाउस के अहाते में चमकी। यह पुलिस नहीं थी, यह आर्यन के पिता का काफिला था। मामला अब सिर्फ एक किडनैपिंग का नहीं बल्कि 2 खानदानों के आर पार की जंग का बन चुका था। फार्म हाउस का आंगन अब किसी जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। बारिश की बूंदों के साथ खून के छींटे जमीन पर मिल रहे थे। आर्यन और जुबेर की हाथापाई ने सानिया की रूह कपा दी थी। तभी आर्यन के पिता कासिम साहब अपनी गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे पर वही पुरानी दुश्मनी की लकीर साफ दिख रही थी जो सालों पहले मिस्टर खन्ना के साथ शुरू हुई थी। बस करो आर्यन, कासिम साहब की दहाड़ ने जैसे वक्त को रोक दिया।
आर्यन ने जुबेर का गला छोड़ दिया और पीछे हटा। जुबेर जमीन पर गिरकर खांसने लगा। उसकी आंखों में अभी भी नफरत की आग जल रही थी। सान्या भागकर जुबेर के पास पहुंची। भाई, आप ठीक तो हैं? जुबेर ने सान्या का हाथ झटके से झटक दिया। मुझे तेरी हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर तू वक्त रहते आर्यन को मार देती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। सान्या पत्थर की मूरत बन गई। वह शब्द उसके कान के पर्दे फाड़ रहे थे। भाई, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं उसे क्यों मारती? वह मेरा शौहर है। आर्यन ने अपने कंधे से बहते खून को पोंछा और सान्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, सुना तुमने सान्या? यह है तुम्हारे उस प्यारे भाई की असलियत। इनके लिए तुम कभी बेटी या बहन थी ही नहीं। तुम तो बस एक हथियार थी जिसे इन्होंने मेरे सीने में उतारने के लिए तैयार किया था। जुबेर पागलों की तरह हंसा। हाँ, हथियार थी तू, और अभी भी है। बाबा ने साफ कहा था कि अगर सान्या विदाई के बाद आर्यन के जायदाद के कागजों पर साइन नहीं करवा पाई तो उसका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। सान्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ठंडे जिस्म पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। उसकी दुनिया एक पल में ढह गई थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर आर्यन को देखा और मैंने तो आर्यन की आंखों में गुस्सा तो था, पर अब उसमें सान्या के लिए एक गहरी हमदर्दी और मैंने तो पहले ही कहा था वाला भाव था। अब बताओ सान्या। आर्यन ने अपना हाथ सान्या की तरफ बढ़ाया। अब भी तुम इस भाई के साथ जाना चाहती हो, उस घर में जहां तुम्हारी मौत की साजिश पहले से रची जा चुकी है? सान्या ने अपने कांपते हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसने एक नजर अपने भाई की तरफ देखा, जो अभी भी उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था, और फिर उस हाथ की तरफ देखा जो उसे सुरक्षा का एहसास दिला रहा था। नहीं, सान्या की आवाज फटी हुई थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक और गोली की आवाज गूंजी। सानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ गया है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि आर्यन ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था और खुद उसके ऊपर ढाल बनकर खड़ा था। गोली आर्यन के कंधे को चीरती हुई निकल गई थी। जुबेर के गार्ड्स को आर्यन के आदमियों ने दबोच लिया था। पुलिस की सायरन की आवाजें अब करीब आ रही थी। सानिया ने आर्यन को संभाला। आर्यन, आपको गोली लगी है। प्लीज प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना। आर्यन ने दर्द के बावजूद एक छोटी सी मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, अपनी बीवी को हासिल करना मैं जानता हूँ। फार्म हाउस के आंगन में पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। जुबेर को पुलिस ने दबोच लिया था, लेकिन सानिया के लिए जैसी पूरी दुनिया धुंधली हो गई थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ आर्यन पर था, जिसका सफेद कुर्ता अब कंधे के पास से खून से लाल हो चुका था। एम्बुलेंस बुलाओ, कोई मदद करो, सानिया बदहवास होकर चिल्लाई। आर्यन के पिता कासिम साहब तेजी से आगे बढ़े। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए फिक्र और मिस्टर खन्ना के परिवार के लिए जहर भरा था। गाड़ी निकालो, इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। आर्यन को पिछली सीट पर लिटाया गया और सान्या ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रास्ते भर सान्या का हाथ आर्यन के जख्म को दबाए रखा, मानो वह अपने स्पर्श से उसका खून बहने से रोकना चाहती हो। आर्यन की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें सान्या के चेहरे से नहीं हट रही थी। सान्या, रोना बंद करो, आर्यन ने बहुत धीमी आवाज में कहा। चुप रहिए आर्यन, आप हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। क्यों आए आप मेरे सामने? क्यों बचाई मेरी जान? सान्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
उसे आज अपनी हर उस बात पर पछतावा हो रहा था जो उसने आर्यन को चोट पहुंचाने के लिए कही थी। अस्पताल पहुंचते ही आर्यन को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। बाहर कॉरिडोर में सान्या बेजान सी बैठी थी। उसके हाथों पर आर्यन का खून सूख चुका था। कासिम साहब उसके पास आए और ठंडे लहजे में बोले, देख लिया सान्या, तुम्हारे परिवार की नफरत ने आज मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारी बहू हो। सानिया ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि कासिम साहब गलत नहीं थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। सानिया झटके से उठी। डॉक्टर, वह ठीक तो है। गोली कंधे को चीर कर निकल गई है। हड्डी में हल्का क्रैक है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। उन्होंने काफी खून खो दिया है, इसलिए उन्हें अभी होश आने में वक्त लगेगा। डॉक्टर ने राहत भरी खबर दी। रात के 2 बज रहे थे जब सानिया को आर्यन के कमरे में जाने की इजाजत मिली। आर्यन बेहोशी में था। उसके चेहरे पर अब भी वही गंभीरता थी। सानिया उसके पास बैठी और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे माफ कर देना आर्यन, वह बुदबुदाई। मैं अपने परिवार के झूठे नकाब को नहीं पहचान पाई। तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ लाकर शायद मेरी जिंदगी बचा ली। तभी आर्यन की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सानिया को अपने सिरहाने देखकर उसके होठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आई। अभी भी जाने की जिद करोगी? आर्यन ने फुसफुसाते हुए पूछा। सानिया ने रोते हुए मुस्कुरा दिया और अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया। अब कभी नहीं। अब मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा शौहर होगा। लेकिन अस्पताल की इस खामोशी के पीछे एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। सानिया के पिता मिस्टर खन्ना अभी भी बाहर आजाद थे और उन्हें अपने बेटे की गिरफ्तारी और आर्यन के बचने की खबर मिल चुकी थी। अस्पताल के कमरे में सान्या और आर्यन के बीच की कड़वाहट प्यार और वफा में बदल रही थी। लेकिन शहर के दूसरे कोने में एक और साजिश की चिंगारी भड़क रही थी। मिस्टर खन्ना अपने आलीशान बंगले के बंद कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। जब उन्हें खबर मिली कि जुबैर गिरफ्तार हो चुका है और आर्यन बच गया है, तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। आर्यन ने मेरा बेटा छीन लिया, अब मैं उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। मिस्टर खन्ना ने अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। उनके लिए सानिया बेटी नहीं बल्कि उनकी हार का सबसे बड़ा सबूत थी। अगली सुबह अस्पताल के कमरे का दरवाजा अचानक झटके से खुला। सानिया, जो आर्यन के सिरहाने सोई थी, हड़बड़ाकर उठी। सामने पुलिस की वर्दी में कुछ लोग थे और उनके पीछे मिस्टर खन्ना के वकील। मिसेस सान्या, आपके पिता ने आपके खिलाफ किडनैपिंग और दबाव में बयान दिलवाने की शिकायत दर्ज की है। हमें आपको अपने साथ ले जाना होगा, पुलिस ऑफिसर ने कहा। आर्यन ने उठने की कोशिश की, पर घाव के दर्द ने उसे वापस बेड पर गिरा दिया। यह झूठ है। सान्या अपनी मर्जी से यहाँ है। मिस्टर खन्ना, आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। सान्या ने आर्यन का हाथ मजबूती से थाम लिया। वह जानती थी कि उसके पिता कानून का सहारा लेकर उसे फिर से उसी नर्क में वापस ले जाना चाहते हैं। उसने पुलिस की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यन मेरा कानूनी शौहर है और मैं बालिग हूँ। मेरे पिता का मुझ पर अब कोई हक नहीं है। वकील ने एक कागज आगे किया। यह आपके साइन किए हुए डिवोर्स पेपर है सान्या, जो आपने 1 हफ्ते पहले दिए थे। सान्या सन्न रह गई। उसने उन कागजों को देखा। साइन उसके जैसे ही थे, पर उसने कभी उन पर दस्तखत नहीं किए थे। यह जालसाजी है। मैंने कभी इस पर साइन नहीं किए।
आर्यन ने सान्या की आंखों में देखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने अपने पास रखे मोबाइल से एक नंबर डायल किया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना की आवाज थी, सान्या, अगर तुम अब भी उस आर्यन के साथ रही तो याद रखना कि तुम्हारे पास जो तस्वीरें और वीडियोज हैं वो इंटरनेट पर जाने में देर नहीं लगेगी। अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप घर लौट आओ, मिस्टर खन्ना ने धमकी भरे लहजे में कहा। कमरे में मौजूद पुलिस वाले भी यह सुनकर दंग रह गए। सानिया की आंखों में नफरत की आग जल उठी। उसके अपने पिता उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। सुना आपने ऑफिसर, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। एक बाप अपनी ही बेटी की इज्जत नीलाम करने की धमकी दे रहा है। अब फैसला आपका है कि आप किसका साथ देंगे। मिस्टर खन्ना की यह चाल उन पर ही भारी पड़ गई। सान्या ने वहीं खड़े होकर पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाया और अपने पिता के खिलाफ केस फाइल कर दिया। लेकिन सानिया के पिता इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही पुलिस कमरे से बाहर निकली, अस्पताल की बिजली अचानक गुल हो गई। सानिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अस्पताल के कमरे में छाया वह गहरा अंधेरा किसी आने वाले तूफान का संकेत था। बिजली के जाते ही सानिया की चीख उसके गले में ही दब गई। उसने महसूस किया कि आर्यन का हाथ, जो अब तक उसके हाथ में था, और भी ज्यादा कस गया है। सानिया, बेड के पीछे झुक जाओ। अभी आर्यन की आवाज अंधेरे में किसी कमान से निकले तीर की तरह आई। तभी कमरे का शीशा एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। बाहर किसी ने पत्थर या कोई भारी चीज फेंकी थी। सानिया फर्श पर दुबक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे के दरवाजे के पास एक साया उभरा। वह मिस्टर खन्ना का सबसे वफादार बॉडीगार्ड था, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। उसे भेजा गया था सानिया को जबरदस्ती ले जाने के लिए, और अगर आर्यन रुकावट बने तो उसे हमेशा के लिए खामोश करने के लिए। छोड़ दो इसे सानिया, मेरे साथ चलो, वरना आज कोई नहीं बचेगा। उस साये की आवाज कमरे में गूंजी। आर्यन, जिसके कंधे से अभी भी खून रिस रहा था और जिसे डॉक्टर ने हिलने तक से मना किया था, वह किसी घायल शेर की तरह बेड से नीचे उतरा। उसके पास रखे ट्रिप स्टैंड को हथियार की तरह पकड़ लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे छू भी नहीं सकते। आर्यन के लहजे में ऐसी दहाड़ थी कि वह हमलावर एक पल के लिए ठिठक गया। अंधेरे में ही गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। आर्यन का जख्म दोबारा खुल गया था। उसे बेइंतहा दर्द हो रहा था, लेकिन सानिया की सुरक्षा का जुनून उस पर हावी था। सानिया ने देखा कि वह हमलावर आर्यन के जख्मी कंधे पर वार करने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी जगह से उठी और पास रखे भारी गुलदान को उठाकर पूरी ताकत से हमलावर के सिर पर दे मारा। हमलावर लड़खड़ाया और आर्यन ने उसे दबोचकर जमीन पर पटक दिया। ठीक उसी वक्त अस्पताल का बैकअप जनरेटर स्टार्ट हुआ और कमरा रोशनी से भर गया। फर्श पर खून और कांच के टुकड़े के बीच आर्यन और सानिया एक दूसरे को देख रहे थे। आर्यन की शर्ट पूरी तरह लाल हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में सानिया को सुरक्षित देखकर एक अजीब सा सुकून था। बाहर कॉरिडोर में शोर मच गया था। अस्पताल के सुरक्षा कर्मी और पुलिस अंदर आए और हमलावर को काबू में कर लिया। कासिम साहब दौड़ते हुए अंदर आए और अपने बेटे की हालत को देखकर कांप उठे। आर्यन, बेटा, तूने फिर अपनी जान जोखिम में डाल दी।
आर्यन ने मुस्कुराते हुए सान्या की तरफ इशारा किया। अपनी जान की फिक्र किसे है पापा, जब जिंदगी सामने खड़ी हो। सान्या ने दौड़कर आर्यन को गले लगा लिया। आज उसे समझ आया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, बल्कि उस इंसान से बनता है जो आपके लिए दुनिया से लड़ जाए। उसने वहीं खड़े होकर फैसला कर लिया कि वह अब अपने पिता का नाम और उसकी परछाई भी अपनी जिंदगी से मिटा देगी। अस्पताल की उस खौफनाक रात के बाद जब सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो नजारा बदला हुआ था। आर्यन बेड पर लेटा था। उसके कंधे पर ताजा पट्टी बंधी थी, लेकिन उसका चेहरा खिला हुआ था। सान्या उसके पास ही एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी। उसका हाथ अभी भी आर्यन के हाथ में था। वह सोई नहीं थी, बस आर्यन के चेहरे को निहार रही थी, जैसे यकीन कर रही हो कि यह सब हकीकत है। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सान्या की थकी हुई आंखों में देखा। उसने अपनी उंगलियों से सान्या की बिखरी हुई जुल्फों को कान के पीछे किया। पूरी रात जागी हो। आर्यन की आवाज में एक रूहानी नरमी थी। सान्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख दिया, जहां उसकी धड़कनें एक संगीत की तरह चल रही थी। आपको खोने के डर ने मेरी नींद छीन ली थी आर्यन, पर अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे पता है कि मेरा रक्षक कौन है। आर्यन ने उसके माथे को चूमा। अब डरने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे पिता और भाई का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ठीक उसी वक्त कासिम साहब और आर्यन के वकील कमरे में दाखिल हुए। वकील के हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे। आर्यन, गुड न्यूज है। मिस्टर खन्ना के काले कारनामों की फाइल खुल चुकी है। उनके गोदामों पर छापेमारी हुई है और वहां से भारी मात्रा में अवैध सामान मिला है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया है। आर्यन की आंखों में जीत की चमक थी। उसने सान्या की ओर देखा। सान्या, मैंने उनके पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी है। जुबैर को तो पहले ही जमानत नहीं मिली और अब तुम्हारे पिता भी उसी सलाखों के पीछे होंगे। सान्या के दिल में एक पल के लिए दुख हुआ, पर अगले ही पल उसे अपने पिता की वह ब्लैकमेलिंग वाली बात याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उन्होंने रिश्तों का कत्ल किया है। कानून उन्हें सजा जरूर देगा। 2 दिन बाद आर्यन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह सानिया को लेकर अपने उसी फार्म हाउस पर वापस आया जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार माहौल खौफनाक नहीं बल्कि बेहद रोमांटिक था। आर्यन ने सान्या के लिए पूरे घर को मोमबत्तियों और लाल गुलाबों से सजवाया था। यह सब क्या है आर्यन? सान्या ने हैरानी से पूछा। आर्यन उसे करीब लाया और अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। हमारी विदाई अधूरी रह गई थी सान्या। उस दिन तुम एक मजबूर बेटी बनकर आई थी। आज तुम मेरी रूह बनकर आई हो। आज हमारी नई जिंदगी की पहली रात है। उसने सान्या के गले में एक बेशकीमती हीरो का हार पहनाया। सान्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आर्यन के गले में हाथ डाल दिए। मुझे विदाई की रस्मों की जरूरत नहीं आर्यन, बस तुम्हारा साथ चाहिए। आर्यन ने झुककर सान्या के होठों को छुआ। उस एक पल में पुरानी सारी नफरत, सारा दर्द और सारी कड़वाहट धुल गई। बाहर फिर से धीमी बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वह डरा नहीं रही थी बल्कि उनकी मोहब्बत की गवाह बन रही थी। फार्म हाउस की उस जादुई रात में वक्त जैसे थम सा गया था। बाहर रिमझिम बारिश की आवाज और अंदर जलती हुई मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी एक अलग ही समा बांध रही थी। आर्यन, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, सान्या के पीछे खड़ा था। उसने धीरे से सान्या के कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे आईने की ओर मोड़ा।
आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही हो सान्या। आर्यन ने उसकी गर्दन के पास झुककर सरगोशी की। सान्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी पलकें झुका ली। यह सब एक सपने जैसा लग रहा है आर्यन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी जंग के बाद हम आज एक साथ हैं। सान्या ने मुड़कर आर्यन की आंखों में देखा, जिनमें उसके लिए बेपनाह प्यार उमड़ रहा था। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में और करीब खींच लिया। यह सपना नहीं, हमारी जीत है। तुम्हारे पिता और जुबेर अब कभी हमारे बीच नहीं आएंगे। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब इस दुनिया में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। आर्यन ने सान्या को अपनी गोद में उठा लिया। सान्या ने घबराकर उसके जख्मी कंधों की ओर देखा। आर्यन, आपको चोट लगी है, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। पर आर्यन ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी मोहब्बत का वजन मेरे इस जख्म के दर्द से कहीं ज्यादा हल्का है सान्या। उसने सान्या को धीरे से फूलों से सजे हुए बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने सान्या का हाथ चूमते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया, तुम पर चिल्लाया। क्या तुम अपने इस पागल शौहर को माफ करोगी? सान्या ने अपनी उंगलियां आर्यन के बालों में फंसा दी। अगर आप मुझे उस दिन उस महफिल से उठाकर ना लाते आर्यन, तो आज मैं शायद जिंदा भी ना होती। आपकी उस जबरदस्ती में ही मेरी जिंदगी छुपी थी। आर्यन ने सान्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और बहुत धीरे से उसके होठों पर अपना इकरारनामा लिख दिया। वह लम्हा उनकी रूहों के मिलन का था। सारी नफरत, सारी साजिशें और सारे पुराने जख्म उस एक पल की गर्माहट में पिघलकर खत्म हो गए। 6 महीने बाद कासिम साहब के घर में आज फिर से शहनाइयां बज रही थी, लेकिन यह किसी अजनबी की शादी नहीं थी। आर्यन और सान्या ने अपनी शादी की सालगिरह को दोबारा धूमधाम से मनाने का फैसला किया था। इस बार कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। सान्या के पास अब एक नया परिवार था। आर्यन की छोटी बहन अब उसे भाभी नहीं, अपनी बड़ी बहन मानती थी। सान्या ने अपने पिता को जेल में जाकर माफ कर दिया था, लेकिन अब वह उनकी परछाई से कोसों दूर अपनी नई दुनिया में खुश थी। समारोह के बीच में आर्यन ने सान्या का हाथ पकड़ा और उसे छत की ओर ले गया। खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में आर्यन ने उसे पीछे से गले लगाया। खुश हो? आर्यन ने पूछा। बहुत। सान्या ने पीछे मुड़कर आर्यन के गले में हाथ डाल दिए। हमारी मोहब्बत की यह जंग आखिरकार मुकम्मल हुई। आर्यन ने उसे चूमते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है सान्या, हमारी वफा की कहानी तो सदियों तक दोहराई जाएगी। तारों भरी वह रात उनकी अटूट मोहब्बत की गवाह बनी, जहां अब सिर्फ सुकून, रोमांस और कभी न खत्म होने वाला साथ था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।